नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जो बेसिकली बात होगी वो अराउंड इलास्टिसिटी होगी। मैकेनिकल ऐसे हर चीज की स्ट्रक्चरल केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी और कई सारी प्रॉपर्टीज, उसमें से हम जो बात करेंगे वो इलास्टिसिटी की बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज मैं सिंपल सी बात तुमसे पूछता हूँ कि अगर मेरे पास एक स्केल है, ये स्केल स्टील का है और एक स्केल रबर का है, अगर मैं इन जनरल पूछूं किसी से कि इलास्टिक कौन ज्यादा है, स्टील या रबर, तो आंसर मिलेगा रबर। कि रबर जो होता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। एक्चुअली हमने जो इलास्टिक बचपन से पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से जो हमने चीजें आसपास देखी उनके कंपैरिजन में रबर ज्यादा इलास्टिक होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो हम चीजें नॉर्मल लाइफ में देखते हैं उसमें से जहाँ रबर होता है वो ज्यादा इलास्टिक का मतलब क्या है? अब हम यहाँ इलास्टिक से मत मीनिंग हम किस चीज पे फोर्स लगाएं, वो खींचे, डीफॉर्म हो। अब वर्ड सुनना, खींचे या उसको डीफॉर्म करें, उसकी जो फॉर्म है वो चेंज कर दें, ठीक है। उसके बाद हम फोर्स हटा दें तो वो रिफॉर्म अगर हो जाए कंप्लीटली और जल्दी से हो तो इलास्टिक है। अब यूजुअली कोई धागा या कोई लाइक जैसे ये प्लास्टिक का कवर है और इसको मैं बेंड करूंगा तो ये भी रिफॉर्म होगा लेकिन बहुत स्लो होगा। इसके कंपैरिजन में रबर होगा तो जल्दी होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें लाइफ में हम देख सकते हैं। ये प्लास्टिक है, ये इसको डिफॉर्म किया, ये भी रिफॉर्म होगा। तो इलास्टिसिटी बेसिकली जो क्या है, किसी भी सॉलिड की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब उसमें हम उसको डिफॉर्म करते हैं और वो हमारे डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब जो भी हम एफर्ट लगाते हैं डिफॉर्म करने के लिए, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। उसको हटाने के बाद वो रिफॉर्म होती है। तो ये डिफॉर्म और रिफॉर्म का जो सिस्टम है ये इलास्टिसिटी डिसाइड करता है। अब बात करते हैं जैसे स्टील तक तो हम कोई पहुंचे नहीं, हमने कुछ सोचा नहीं कौन ज्यादा इलास्टिक है। इसके लिए मैं एक काम करते हैं, इन दोनों को हम ऐसा करते हैं कि एक दीवार में फिक्स कर देते हैं। ऐसे ये वॉल है, इसमें फिक्स कर दिया हमने ऐसे। अब हम थोड़ा सा बेंड स्टील को करते हैं इस तरह से और रबर को भी करते हैं। अब बेंड करना मतलब डिफॉर्म करना, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई हमने, ये बेंड हुआ और हमने छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया। अब ये बात अगर मैं तुमसे को रैपिडली फास्टली कौन आता है वापस, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों के लिए सेम थी, रिफॉर्मिंग किसमें जल्दी होगा? डेफिनेटली स्टील में रिफॉर्मिंग जल्दी होगा। तो यहां से इलास्टिसिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी मैं बात करता हूँ। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि हम पहली बात तो डिफॉर्मिंग फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अगर लगाते हैं, ठीक है, और वो पर्टिकुलर चीज उस डिफॉर्मिंग फोर्स को कितना ज्यादा रेजिस्ट कर सकती है सो दैट वो जल्दी से रिफॉर्म हो जाए, अपनी पोजीशन में आ जाए। तो जो चीज जितनी ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स को सस्टेन कर सकती है वो उतनी ही ज्यादा इलास्टिक होगी। तो रबर के केस में ये और स्टील, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली स्टील का बिहेवियर ज्यादा फास्ट है और ज्यादा फोर्सफुल हो सकता है। तो बेसिक थिंग ऑफ इलास्टिसिटी इज दैट हम ये कह सकते हैं कि इफ अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इट इज सेड टू बी इलास्टिक एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मतलब इसको हम ऐसे लिखें, डेफिनेशन अगर प्रॉपरली लिखें तो elasticity after removing the deforming force, after removing the deforming force
if a body regains its original shape and size, then it is said to be elastic. इन जनरल इलास्टिक तो उसको डिफॉर्मिंग फोर्स हटाए और वापस अपनी शेप एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद एक टर्म है इसमें, इसी का पार्ट है इलास्टिक लिमिट। अब एक चीज है कि स्टील भी है, कोई भी चीज है, तो ऐसा नहीं कि उसको तुम कितना भी बेंड कर दोगे, एक लिमिट के बाद वो वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आएगी। तो एक मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स होती है, देयर इज अ मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स बियॉन्ड विच, यानी उसके आगे एक मैक्सिमम फोर्स है। सपोज स्टील स्केल के लिए 5 न्यूटन तक ओके, 5 न्यूटन से ऊपर लगा दिया तो उसमें परमानेंट एक डिफॉर्मेशन आ जाएगा, बियॉन्ड विच देयर इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब वो जो मैक्सिमम हम फोर्स या डिफॉर्मिंग एफर्ट लगा रहे हैं वो उसकी इलास्टिक लिमिट हो जाती है। तो ऐसा हम कह सकते हैं दोनों से कलेक्टिवली कि ऑब्जेक्ट की डिफॉर्मिंग फोर्स और उसकी इलास्टिक लिमिट तक जो ऑब्जेक्ट अपनी बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर ले तो वो उसकी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है बिल्कुल इसके कन्वर्स डेफिनेशन होते हैं। दोनों बात हो गई। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है कि आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्सेस, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद बॉडी अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए, लेकिन ये भी जरूरी है कि वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो इलास्टिक लिमिट तक रहनी चाहिए, उस लिमिट से आगे नहीं जानी चाहिए। उस लिमिट से आगे गई तो वो परमानेंट डिफेक्ट आ जाएगा उसमें। अब इसके बिल्कुल उलट, एकदम इसके अपोजिट जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं। फिजिक्स में कई टर्म्स ऐसे होते हैं जैसे कि जिनका नॉर्मल लाइफ में जो हम यूज करते हैं वहां अलग होता है और फिजिक्स में अलग मतलब हो जाता है। जैसे वर्क ही ले लो, ठीक है, वर्क हम नॉर्मली कितने तरीके से बोलते हैं, जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे तो बात कर रहा हूँ तो मैं वर्क है मेरा, लेकिन अब फिजिक्स के साथ वर्क ही नहीं है, फोर्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ऐसे ही फोर्स हम कहते हैं कोई किसी को फोर्स करा तो सच में मैकेनिकली फोर्स नहीं लगा रहा है फिजिक्स में, लेकिन उसका मतलब डिफरेंट हो जाता। तो इस हिसाब से जैसे प्लास्टिक वर्ड है, हम प्लास्टिक वर्ड बहुत कॉमन यूज करते हैं, तो यहाँ प्लास्टिक या प्लास्टिसिटी, पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि इफ बॉडी इज applied on a deforming force and after removing it the body doesn't regain its shape and size at all। सबसे अच्छा एग्जांपल हो, जैसे हम तो बचपन में थे तो हम एग्जांपल ले सकते थे, मिट्टी के खिलौने बनाते थे। तुमने शायद वो क्ले देखी होगी, बच्चों के खेलने की चीज आती है, मिट्टी जैसी होती है, वो क्ले है। ये क्ले का बना हुआ एक गोला या इसकी कोई स्ट्रिप बना हुआ, तुम इसको यहाँ से बेंड करोगे, ऐसे ऐसे दबाया, यही रह जाएगा। इसको बेंड किया, ये जहाँ किया, कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब प्लास्टिसिटी क्या है कि डिफॉर्मिंग फोर्स तुमने लगाई, बॉडी डिफॉर्म हो गई, और प्लास्टिसिटी क्या है, प्रॉपर्टी की उस डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज ही नहीं करे। तो इलास्टिसिटी के बिल्कुल उल्टी चीज हो गई प्लास्टिसिटी। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, और ये मैं तुम्हें थोड़ा सा 11th क्लास में याद दिलाता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा था कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, पार्शियल इलास्टिक कोलिजन।
तो उससे कंसर्न भी है चीज। तो वहां पर जैसे मैं एलन में बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला वहां पर उतना सा है, लेकिन इस चैप्टर में हम उस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में भी जानेंगे कि वो एग्जैक्टली होता क्या है। अब यहाँ पर अगर हम कहीं कोई चीज परफेक्टली इलास्टिक हो, वही चीज की 100% तो ऑफकोर्स सीरियसली नहीं है, फिजिक्स में भी नहीं होता। कोई चीज परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होती। हाँ, कुछ परसेंटेज जैसे किसी चीज में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, कुछ चीजों में प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है। तो जिसमें इलास्टिसिटी की लिमिट ज्यादा होती है उसको हम इलास्टिक बोल देते हैं, अदरवाइज वो प्लास्टिक है। जैसे और इसका कोई खास ऐसा भी नहीं कि कोई पर्टिकुलर चीज हमेशा इलास्टिक इनइलास्टिक हो सकती है। जैसे ग्लास है, कांच की कई तरह की फॉर्म्स होती हैं। स्ट्रक्चर तो केमिकल वैसा है, लेकिन उसकी फॉर्म कई सारी ऐसी होती है कि जिसमें कई बार वो ब्रिटल होता है। एक और चीज, एक और टर्म बताता हूँ, इलास्टिक, प्लास्टिक और ब्रिटल। अब कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जैसे तुमने उनमें फोर्स लगाई तो वो रिफॉर्म तो होंगे नहीं, डिफॉर्म भी नहीं होंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। जैसे ग्लास, नॉर्मल जो ग्लास तुम देखते हो उसकी बात करो, ठीक है, जो कांच का ग्लास या घर में जो होता है, क्रॉकरी, ये ब्रिटल ऑब्जेक्ट्स। अब जो गाड़ी का शीशा होता है सामने, वो ग्लास जो होता है वो गैस ग्लास होता है, ब्रिटल होता नहीं है, बनाया जाता है, लेकिन वैसे इलास्टिक होता है। तो ग्लास के बारे में इतनी सी बात मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि टॉपिक से सिलेबस से बियॉन्ड चला जाएगा। कि ग्लास की कई सारी फॉर्म्स होती हैं, तुमने देखा होगा। जैसे आज की तारीख में ग्लास कई जगह यूज होता है, गाड़ियों में, कंस्ट्रक्शन में, कितनी जगह यूज होता है। तो उसकी प्रॉपर्टी जो डिसाइड की जाती है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट की जाती है। तो ग्लास की स्ट्रक्चर चेंज करके इलास्टिक को बना सकते हैं, उसको काफी हद तक। कई जगह पर नहीं चाहिए तो प्लास्टिसिटी, जो भी इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, मैं 11th क्लास का जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E, उसकी वैल्यू रहती है 0 से 1, इसके बीच में रह लेता हूँ। किसी चीज का E 0 है तो वो परफेक्टली प्लास्टिक, उसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं। किसी का E 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हम E = 1 लिखते हैं, और बाकी सब जो है वो इनके बीच में आएंगे। अब सपोज किसी चीज की वैल्यू E की वैल्यू 0.2 है तो हम बोलेंगे इलास्टिक है लेकिन कम है, ज्यादा प्लास्टिक। किसी की वैल्यू E = 0.8 है तो ज्यादा इलास्टिक है, कम प्लास्टिक है। तो ये इंटरमीडिएट चीज हो गई। जो ब्रिटल होते हैं उनके लिए E डिफाइंड ही नहीं होता, ये और क्लियर कर लो। जो ब्रिटल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए E की डेफिनेशन एप्लीकेबल ही नहीं, क्योंकि E की डेफिनेशन बनती है तब है डिफॉर्म और रिफॉर्म से। अब ये जो E की वैल्यू है ग्लासेस के लिए, अब ब्रिटल है तो उसको हटा दो। अब जो डिफरेंट टाइप के जो ग्लासेस बनाए जाते हैं उनमें जो E की वैल्यू है वो उनकी स्ट्रक्चर ऐसे की जाती है कि E की जो डिजायर्ड वैल्यू उतनी आ जाए। जैसे हमारी विंडशील्ड जो होती है, गाड़ी का आगे का शीशा, उसके E की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 0.65। इससे क्या है कि नॉर्मली जब गाड़ी चलती है बहुत तेज हवा का फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तुम कभी इमेजिन करके देखो कि एक गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड पे, जैसे ट्रक होता है उसमें तुम पीछे बैठे हो, तो हवा इतनी तेज चलेगी, बहुत तेज फोर्स होती है। स्टिल वो विंडशील्ड हमें फील ही नहीं होता, क्योंकि विंडशील्ड उसको सहन कर लेता है, टूटता नहीं है, उसको मतलब सस्टेन कर लेता है। लेकिन जैसे मैकेनिकल फोर्स लगता है, कोई जो गाड़ी का मान एक्सीडेंट होता तो वो उसको ब्रिटल बना दिया जाता है। गैस का वो क्या बोलते हैं उसको, गैस की विंडशील्ड होती है। तो ग्लास एक पर्टिकुलर, क्योंकि ग्लास की बात हालांकि चीज कोई भी की जा सकती, ग्लास के बारे में ऐसा है कि उसमें उसके कई सारे फॉर्म पॉसिबल है। तो ग्लास एक अच्छा एग्जांपल है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और उसके बीच की सिचुएशन को समझने का। तो E की वैल्यू हम डिफरेंट और ब्रिटलनेस भी ग्लास में तीनों बातें आ जाती हैं। तो ग्लास एक अच्छा एग्जांपल है कि इलास्टिसिटी समझने का। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो यूजुअली मेटल से कंसर्न होते हैं। इन जनरल जब हम स्टडी करते हैं
तो मेटल की करते हैं, ठीक है। यानी जब ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो स्टडी है वो सारी वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज को लेकर के, मेटल्स की स्ट्रेंथ को लेकर के है। लेकिन अभी की जो डेवलपमेंट है उसमें ग्लास और प्लास्टिक और कई सारी चीजें, फाइबर और कई सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन अभी स्टडी जो है हमारी वो मेटल को लेकर के। इसलिए दिमाग में रखना कि तुम इसको कंपेयर करने लग जाओ कि ये बात बताने जा रहा हूँ ये फाइबर पे नहीं होती, ये उस पर एप्लीकेबल नहीं होती। तो मैं क्लियर कर दूं कि जो अभी तुम्हारा सिलेबस है ये फंडामेंटल चीज है, फंडामेंटल तो मेटल से ही समझोगे, उसके बाद जाकर के उसमें चेंजेस होते हैं। फाइबर टेक्नोलॉजी या जो ग्लास टेक्नोलॉजी उस पर तो इंजीनियरिंग अलग होती है आजकल। तो वो जो फंडामेंटल चीज है वो मेटल पे पढ़ाई जाती है। तो ये जो चैप्टर रहेगा इसमें मेटल से कंसर्न रहेगा। तो कोई क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में अगर आता है तो वो मेटल से कंसर्न होना चाहिए। अगर ग्लास और फाइबर में पूछोगे तो बात बहुत अलग चली जाएगी। हालांकि प्रेजेंट टाइम में जमाना उस चीज का है, लेकिन तुम फंडामेंटल इसको समझोगे तो इसी के फंडामेंटल्स वहां पे भी एप्लीकेबल होते हैं। इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। बहुत ज्यादा बुक्स में बहुत लंबे तरीके से एटॉमिक और पता नहीं ग्राफ व्राफ देके दे रखा, मैं उतने में नहीं जा रहा। मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ। सपोज ये दो ब्लॉक्स हैं, ये M1 मास का, इनको एक स्प्रिंग से जोड़ दिया M2 मास का। अब सपोज करो इसको फिक्स कर देते, ये ना भी इसको फिक्स ना भी करे कोई इशू नहीं। इधर से फोर्स लगाया और इधर से फोर्स लगाया, इक्वली लगाते हैं यूजुअली, है ना, दोनों तरफ से। तो ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, तुम छोड़ दोगे वापस आ जाएंगे। स्प्रिंग में यू फोर्स लगाया, छोड़ा, वापस आ गए। अब चाहे तुम फोर्स ऐसे लगाओ तो अपनी पोजीशन चेंज, कंप्रेस होंगे, छोड़ दोगे फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके बीच में स्प्रिंग है। स्प्रिंग के बारे में अच्छे से जानते हैं कि स्प्रिंग इलास्टिक होती है। जो हम मिनिमम पॉसिबल चीज जो जानते हैं मेटल की जो इलास्टिक है वो स्प्रिंग है, जो हमने पढ़ी है। अब ये मैं स्प्रिंग का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ ये दो मासेस को बांध दिया और ये आपस में जो बंधे हैं वो इनका जो बॉन्ड है वो स्प्रिंग का बॉन्ड है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि तुम उसको खींचो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे, कंप्रेस करो तो भी वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। लेकिन खींचना और कंप्रेस करना दोनों की एक लिमिट होगी। कंप्रेस करने की शायद इसमें ना हो, लेकिन खींचने की एक लिमिट होगी, अदरवाइज स्प्रिंग टूट जाएगी या परमानेंटली वो बैंड वो डिफॉर्म हो जाएगी। तो उस लिमिट तक की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक ऐसा ही जो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, सपोज ये एक रॉड है, रॉड का एग्जांपल मैं ऐसे लेता हूँ, जो घरों के कंस्ट्रक्शन में जो सरिये लगते हैं, मैं उसका एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज होते बहुत सारे, मैं एक की बात कर रहा हूँ। ये इसके ऊपर कुछ वेट रखा हुआ है, तो ये जो सरिया है इसकी लेंथ है सपोज L है, ठीक है। अब इसमें वेट रखा तो होता क्या है कि ये थोड़ा सा बेंड होता है, mm तक होता है, ये इसको बेंड करके सहन कर लेता है, तो इसको वेट को बैलेंस कर लेता है। ये वेट हटाओगे ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। थोड़ा सा और इसको डिटेल में लेकर चलते हैं। होता क्या है एटॉमिक लेवल पे, अब ये सपोज ये इसी सरिये के एटम्स हैं, ये ऐसे, तो जब हम फोर्स लगाने यहाँ से वेट इस तरफ से, तो एग्जैक्टली होता क्या है, कोई भी इसके दो एटम उठा लो, दो एटम या मॉलिक्यूल, वो आपस में किसी न किसी केमिकल बॉन्ड से बंधे हैं। वेट हम ऐसे भी लगा सकते हैं, फोर्स ऐसे भी लग सकता है शरीर पे, ठीक है, दोनों तरफ फोर्स लग सकता है। ये दोनों जो एटम्स है मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में डेफिनेटली केमिकल बॉन्ड होता है, तुम अच्छे से जानते हो। और बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या है, दोनों को बांधे हुए, अगर तुम इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हो, ये मॉलिक्यूल 1 और ये मॉलिक्यूल 2, तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो स्प्रिंग जैसा काम करता है। तुम दूर करते हो, ये कुछ माइक्रोन्स तक दूर होते हैं लेकिन बंधे रहते हैं ड्यू टू एटॉमिक बॉन्डिंग। अब वो भी वही बात है कि लिमिट है, लिमिट से ज्यादा तुमने फोर्स लगा देते हो परमानेंटली बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन लिमिट के अंदर रहते हो तो क्या होगा, टूटेगा नहीं, ये वापस अपने पोजीशन पे ले आएगा। ठीक ऐसा अगर हम ऐसा करें कि इन पे फोर्स ऐसे लगा है, तो तब क्या होगा, बॉन्ड की डिस्टेंस कम होगी,
लेकिन इस बॉन्ड की खासियत बिल्कुल स्प्रिंग जैसा है। तुम पास लाने की कोशिश करोगे ये दूर भगाएगा, तुम दूर खींचने की कोशिश करोगे पास लाएगा। ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो ये इसकी है उसमें हमेशा रहना चाहता है और रहेगा, क्योंकि ये उसकी स्टेबिलिटी की सिचुएशन है। अब हमने उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, चाहे स्ट्रेच किया चाहे कंप्रेस किया, दोनों केसेस में उसको अपोज करेगा। तो दिस इज द फंडामेंटल थिंग। बहुत डिटेल्स में हम मैं इसके अंदर नहीं जा रहा कि एग्जैक्टली वो क्या वो पोटेंशियल एनर्जी कर्व और वो सब उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल एक आउटर आइडिया हम इसको समझते हैं कि इस ढंग से होता है। जो मेटल के, मैंने कहा ना मैं मेटल की ही बात करूंगा, मेरे मुंह से बार बार मेटल ही निकलेगा। तो लिक्विड पे आऊंगा तो लिक्विड की बात होगी, गैस पे आऊंगा तो गैस की बात होगी, तो सॉलिड में मेरे लिए मेटल है। तो मेटल के केस में हम उसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेटल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बॉन्ड से बने हुए, और वो बॉन्ड से बने हुए, और वो बॉन्ड तुम ऐसा मान सकते हो जैसे एक स्प्रिंग्स है, पार्टिकल्स के बीच में स्प्रिंग्स, वो स्प्रिंग्स की तरह वर्क कर रहे हैं। एंड देन इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, उसके बाद में डेफिनेशंस के बाद आई कम टू द ग्राफ। अब डेफिनेशंस ऑफ कोर्स पहले चैप्टर में को स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं एक चीज की बात करता हूँ। देखो, एक है हुक्स लॉ। हो सकता है तुमने 11th क्लास में पढ़ा। हुक्स लॉ क्या कहता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सपोज करते हैं, ये इलास्टिक जो अपने कपड़ों में होता है उसकी बात करता हूँ, मान लो इलास्टिक, या एक रबर बैंड है, या एक स्प्रिंग है। इन सब में एक बात कॉमन है, वो क्या, कि अगर तुम फोर्स लगाते हो इधर से, तो इनमें कुछ ये एक्स लेंथ का चेंज आता है, इसमें भी, इसमें भी, और ये जो भी ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन पर वापस आना चाहता है। ये मैं लिखता हूं एफ एस, एफ एस ये तुमने फोर्स लगाई वो है, और एफ एस जो ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी फोर्स लगा रहा है। इनमें एक चीज जरूर है कि जो एफ एस है वो प्रोपोर्शनेट टू माइनस एक्स होता है। एक्स पॉजिटिव तो एफ एस नेगेटिव, और जितना तुम फोर्स एक्स बढ़ाओगे फोर्स उससे प्रोपोर्शनेट बढ़ता जाएगा। ये जो बेसिक लॉ है इसको हुक्स लॉ बोलते हैं। ये सिर्फ मतलब मैं स्ट्रेट सिर्फ स्प्रिंग में बता रहा हूँ। अब हम इसको स्प्रिंग के केस में लेते हैं, तो वहां पर लिखते हैं माइनस ऑफ के एक्स। के है स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट। अब के जैसे तुमने देखा होगा कि गाड़ियों में जो स्प्रिंग होता है, अब यहां से हम चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये के क्या है। तुम्हारी पेन में जो स्प्रिंग रहता है बहुत पतला सा छोटा सा स्प्रिंग रहता है। उसके बाद तुमने स्प्रिंग देखा होगा जैसे साइकिल में, उसके बाद तुमने देखा होगा बाइक में, फिर अगर कभी ध्यान दिया हो तो कार में, या उससे भी हैवी व्हीकल्स में। तो सब जगह स्प्रिंग का जो साइज है, साइज और उसकी स्ट्रेंथ वो बढ़ती जाती है। इन केस ऑफ पेन बहुत पतली सी स्प्रिंग होती है, छोटी सी। उसके बाद साइकिल की जो स्प्रिंग होती है उसके स्टैंड में या कई जगह लगी होती है, वो थोड़ी सी और थिकनेस वाली होती है। फिर बाइक में, जिसको शॉकर बोलते हैं, आजकल जो डिजाइनर बाइक्स आती हैं, उन सब डिजाइनर बाइक्स में जो कमाल है वो सिर्फ शॉकर का ही है। वो बम्प करती जो बाइक चलती है, वो सब कहानी सिर्फ स्प्रिंग की है। अब बाइक तक रहते हैं। तो जो स्प्रिंग पैन में होती है वो बहुत हल्की होती है, उसके लिए के की वैल्यू बहुत कम है। अब जरा ये समझो, मान लो उसके लिए के की वैल्यू स्प्रिंग की फोर्स के लिए मैं सपोज ये करता हूँ 2 है, तो उस केस में अगर मैंने एक्स जो स्प्रिंग का है वो मान लो 1 सेंटीमीटर किया, मैं कम करता हूँ 0.2, बहुत कम होता है।
1 सेंटीमीटर किया तो फोर्स जो लगा स्प्रिंग के वो है -0.2 इंटू 10⁻²। इतना फोर्स काफी है हमें, और इतना ही हम मान लो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर तक जो स्प्रिंग है उसको कंप्रेस, पेन में स्प्रिंग होती है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में ये फोर्स इतना काफी है वहां पे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे साइकिल तक आते हैं, तो साइकिल की जो स्प्रिंग होती है उसका कंप्रेशन भी 2-3 सेंटीमीटर तक हो सकता है। साइकिल की जो सीट होती है उसमें स्प्रिंग लगी, मतलब तुम अगर ध्यान से उन चीजों को ऑब्जर्व करो तो तुम्हें मिलेगा। फिजिक्स में बात यही है कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स चारों तरफ मौजूद है, तो इमेजिन भी करो, ऑब्जर्व भी करो। तो उस केस में जो साइकिल की स्प्रिंग होती है उसकी जो एक्स है वो मान लेता हूँ मैं 2 से 4 सेंटीमीटर तक होती है, मतलब 2 to 4 इंटू 10⁻² मीटर। अब यूजुअली वहां पे जो फोर्स, जैसे हम बैठते हैं साइकिल में तो हमारा वेट 50 से 60 70 80 100 तक मान लेते हैं कि 100 तक वो झेल सकते, तो मास बोले तो 100 और वेट हो गया mg, ये हो गया 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन का फोर्स लगे और स्प्रिंग में एलोंगेशन मान लो 4 सेंटीमीटर का है, तो वहां k कितना चाहिए देखो। अब मैं इसकी मॉड लेता हूँ F = kx। F कितना 1000 न्यूटन, k हमें मालूम नहीं, 4 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे देखो k कितना आ गया 1000 अपॉन 4 इंटू 10⁻², 250, 250 इंटू 10⁻², मतलब 1 2 3 25,000 के। अभी जो K है, ये K उसकी स्टिफनेस बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। मोटी स्प्रिंग हो गई तो K बढ़ गया। अब अगर बाइक पे चले जाएं तो बाइक पे वेट और ज्यादा हो गया। बाइक पे 100 kg का आदमी तो बैठेगा, और बाइक का खुद का वेट भी, आजकल जो बाइक्स आती हैं 100-150 किलो की बाइक्स आती हैं, तो वहां पर मान लो 150 किलो की बाइक है, 150 किलो की बाइक है, मैन का वेट 100 मैक्सिमम, तो 250 मास हो गया, वेट हो गया mg, 250 इंटू 25,000। और वहां पर जो कंप्रेशन होता है वो काफी, आजकल जो बाइक्स आती है वो काफी डिस्टेंस तक होता है, तो वो 10 सेंटीमीटर तक भी जा सकता है, मतलब 0.1 मीटर तक। अब स्प्रिंग वहां पर जो के कितनी रखी जाए इसकी के, तो F = kx, F हो गया 2500 के, x कितना 0.1 मीटर। तो यहाँ भी के 2500 25,000, यहाँ 25,000, इधर भी 25,000 से काम चल जाएगा। लेकिन वहां पर एक स्प्रिंग नहीं होती बाइक में, साइकिल में तो 1 या 2 स्प्रिंग से काम चल जाता है, बाइक में एक नहीं होती, मल्टीपल स्प्रिंग्स होती हैं। तुम ध्यान से देखो, 2 साइड में लगी होती है, और के की वैल्यू इससे भी ज्यादा रखी जाती है। मैंने 10 सेंटीमीटर ज्यादा ले लिया, उससे भी कम जो एलोंगेशन होता है वो होता है। अब उसमें मल्टीपल स्प्रिंग्स होती हैं, 2 साइड में होती है, एक सीट के नीचे होती है। अगर तुम ध्यान से कभी बाइक काम करवाने जाते हो, देखो फिजिक्स में बहुत मजा आएगा अगर तुम ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। जैसे बाइक ठीक कराते ही होगे तो देखो वहां पर कि वो पर्टिकुलर पर्सन कर क्या रहा है। ऐसा नहीं कि हमने पैसे दे दिए हम साइड में खड़े हो गए, नहीं, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ वहाँ पे, तुम्हें देखने को मिलेगा वहाँ पे। ऐसा कोई तुम्हारे सामने बाइक खोल के दिखाएगा नहीं, लेकिन वहां तुम्हें बाइक है, जो भी चीज तुम देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन, तो फिजिक्स में मजा लगाता है। अब तो बाइक इवन पीछे के जो टायर होता है, जहाँ तुम सीट पे बैठते हो, उसके 2 साइड में स्प्रिंग लगी होती है, आगे के टायर में स्प्रिंग्स होती हैं, ऐसे मल्टीपल स्प्रिंग्स होती हैं। तो मल्टीपल स्प्रिंग्स मिला करके फिर उसका कलेक्टिव सिस्टम को वो मेंटेन रखते हैं। तो स्टोरी जहां से शुरू हुई थी वो ये था इलास्टिसिटी की बात। तो मैंने इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन किया किस तरीके से, एटॉमिक बॉन्डिंग लेवल पे। एटॉमिक बॉन्डिंग को मैंने किससे डिफाइन किया, किससे रिलेट किया, स्ट्रिंग से। और प्रैक्टिकली जो स्ट्रिंग के एग्जांपल्स है वो तुम्हें मैंने बता दिया। इसका मतलब जो इलास्टिसिटी है बाकी जगह भी वो स्प्रिंग जैसी ही होती है।
अब फॉर अ मोमेंट में बात कर लेता हूँ, जो सरिया होता है जो मेटल स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स में लगती है, तो उसका के कितना होगा सोचो, देखते हैं। एक सरिया जो होता है उसमें x मुश्किल से 0.1 सेंटीमीटर भी नहीं होता होगा कंप्रेशन जो होता है उसमें, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 10⁻³ मीटर्स। और जो वेट लगता है, मान लो एक स्ट्रक्चर है उसमें वेट है, तो वेट हो सकता है कि मान लो मैं कह दूं 10⁶ न्यूटन, इतना वेट लगता है। तो अब इसका अगर मैं के निकालूं, के ऑफ दिस मेटल स्ट्रक्चर, तो के इज इक्वल टू F/x। F कितना, 10⁶, वेट मतलब फोर्स ही होता है, अपॉन 10⁻³ ये हो गया 10⁹ सो हाई। तो के जितना ज्यादा होता जा रहा है उतना स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ होती जा रही, ज्यादा इलास्टिक होती जा रही, ज्यादा वेट को सस्टेन कर पा रही है, ज्यादा मैकेनिकली एफिशिएंट होती जा रही।